हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का इंपॉर्टेंट नोट्स को। यह वीडियो का पार्ट 2 और फाइनल पार्ट है, तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप कंप्लीट पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि पीडीएफ डाउनलोड करने से पहले वीडियो को पूरा देख लीजिए, ताकि सारे कंसेप्ट्स को अगर आप समझ लेते हैं तो बाद में अगर रिवाइज करने समय आपको आसानी होती है। बस एक बार पढ़ेंगे और आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो का पहला टॉपिक है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स। यूरोप में किस तरह से रोमांटिक इमेजिनेशन और नेशनल फीलिंग्स को बढ़ावा दिया गया था, उसे आपको पढ़ना है। तो इसका सबसे पहला पॉइंट हो जाता है, कल्चर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। आइडिया ऑफ नेशन बनाने में कल्चर अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा था। आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज़ और म्यूज़िक के जरिए लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे थे और नेशनलिस्ट की फीलिंग्स आ रही थी। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा, रोमांटिसिज्म एक कल्चरल मूवमेंट बन गया था, जिससे लोग अपने आप को देश से जोड़ रहे थे और नेशनलिस्ट का जो सेंटीमेंट है उनके अंदर आ रहा था। तीसरा पॉइंट हो जाएगा, रशियन लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया गया था ऑल ओवर द कंट्री इन 1831 में। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपके लिए हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। यूरोप में इकोनॉमिक हार्डशिप आया था 1830s में। 1830s में इकोनॉमिक क्राइसिस कह सकते हैं आप उसको, बहुत ही पैसों की तंगी हो गई थी। हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में बहुत ही तेज़ी से पॉपुलेशन आगे बढ़ा, और जब पॉपुलेशन बढ़ा तो वहाँ पर हार्वेस्ट कम होने लगा। हार्वेस्ट कम होने की वजह से खाने की कमी हो गई। 1848 में फूड शॉर्टेज हुआ, और फूड शॉर्टेज होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, और एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा भयानक स्थिति से यूरोप उस समय गुजर रहा था, ठीक है। अब आपको पढ़ना है 1848 का द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। लिबरल्स थे कौन? बेसिकली लिबरल्स जो थे वो मिडिल क्लासेस थे, और उनका जो मेन डिमांड था वो था नेशनल यूनिफिकेशन। उनका डिमांड था कि नेशनल यूनिफिकेशन हो, और दूसरा डिमांड था कि कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे बने, और जो सरकार चलेगी वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चले। जो भी मोनार्की वाला सिस्टम है वो धीरे धीरे ख़त्म हो, और बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी काम नहीं हो। वो उनका डिमांड था लिबरल्स का, ठीक है। अब आते हैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में आपको पढ़ना है। फ्रैंकफर्ट कहाँ पर है? ये आपका फ्रांस का है। तो फ्रांस की जो पार्लियामेंट के बारे में आपको कुछ डिटेल्स में जानना है तो उसे एक बार देखते हैं। 18 मई 1848 को मेंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस 831 रिप्रेजेंटेटिव्स को फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में बनाया गया मेंबर। यानी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का जो गठन हुआ उसमें 831 पॉलिटिकल एसोसिएशंस जुड़े हुए थे, जो कि 18 मई 1848 को बना था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और इसको अपोज किया जा रहा था किंग ऑफ पर्सिया। किंग ऑफ पर्सिया ने इसको अपोज कर रहे थे। और दूसरा था, इट फोर्स द ऑटोक्रेटिक मोनार्क्स टू इंट्रोड्यूस सम चेंजेस, सेल्फडम एंड बॉन्डेड लेबर वाज एबॉलिश्ड। इसमें एक नया कानून बना, और एक नया फोर्सफुली कानून बना, जिसमें सेल्फडम यानी कि इसका मतलब क्या होता है, दास प्रथा, और ये बॉन्डेड लेबर्स यानी कि बंधुआ मजदूर, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए एक मुहिम चला और एक फोर्सफुल एक कानून बना। चौथा पॉइंट हो जाएगा, हंगेरियन वेयर ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी। हंगेरियंस को क्या हुआ, ज़्यादा ऑटोनॉमी मिली, ज़्यादा उन लोगों को पावर मिला। तो देखिए, जिस तरह से पॉइंट वाइज मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, जिस तरह से मैं पॉइंट वाइज समझा रहा हूँ, बिल्कुल एग्जाम में आप पॉइंट वाइज लिखिएगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। पॉइंट से भटकेंगे तो आपको मार्क्स बिल्कुल नहीं मिलेगा, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। किस तरह से जर्मनी और इटली बना, किस तरह से उसका गठन हुआ, उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो जर्मनी के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। तो जर्मनी में ऑटो वन बिस्मार्क था, वो विद द हेल्प ऑफ पर्शियन आर्मी, ये दोनों मिल करके क्या किए, एक लीडरशिप मूवमेंट बनाए, जो कि नेशनल यूनिफिकेशन हुआ। जर्मनी का यूनिफिकेशन का सबसे बड़ा जो हाथ था, जिसका सबसे बड़ा रोल था, वो ऑटो वन बिस्मार्क का था। और उन्होंने पर्शियन आर्मी, ब्यूरोक्रेसी सबसे मिल करके, साथ मिल करके एक यूनिफिकेशन ऑफ नेशनल को बढ़ावा दिया गया। उसके बाद टोटल 7 साल तक 3 वार चला, बहुत बड़े बड़े वार चले 7 साल तक। उस वार में पर्शियन का विक्ट्री हुआ, और कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन, ये पर्शियन जीत गया, और उसके बाद यूनिफिकेशन हो चुका था, यानी कि जर्मनी का गठन हो चुका था। और जर्मनी का नया हेड कौन बना? वो बना केसर विलियम वन। इसको याद रखिएगा, केसर विलियम वन थे जो पर्शिया के थे,
वो न्यू हेड ऑफ जर्मन एम्पायर बन गए। इसको याद रखना है आपको। उसके बाद आते हैं इटली के बारे में। इटली उस समय 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था और उसमें सर्दिनिया पिडमोंट इस जगह पर ही सिर्फ इटालियन प्रिंसली स्टेट कहा जाता था, यानी इटालियन सिर्फ उसी जगह पर राज करते थे, सर्दिनिया पिडमोंट पे जगह याद रखिएगा, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है। और ये 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। इनिशियली अ यूनिफिकेशन प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड बाय गुजिपी मेजिनी बट इट फेल्ड। यूनिफिकेशन प्रोग्राम को सबसे पहले स्टार्ट कौन किया इटली में? उन्होंने स्टार्ट किया गुजिपी मेजिनी ने, लेकिन वो फेल्ड हो गया। उसके बाद चीफ मिनिस्टर कैवर लेड द मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ गुजिपी गरीबल्दी। उसके बाद उसी मूवमेंट को आगे कौन बढ़ाए? चीफ मिनिस्टर कैवर। उसके बाद जब इनका विजेता बनते हैं, जब यूनिफाइड इटली बन जाता है, तो उस यूनिफाइड इटली में जो राजा हुए उनको नाम रखा था विक्टर इमैनुअल टू। उनका नाम था विक्टर इमैनुअल टू। ठीक है, याद रखिएगा 1861 में इटली यूनाइटेड हो चुका था और उसका राजा बने विक्टर इमैनुअल टू। तो ये आपको इतने पॉइंट्स आपको याद रखनी है। अब आते हैं द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ब्रिटेन में कुछ अजीबोगरीब केस हुए, अजीबोगरीब घटनाएं हुए। उन घटनाओं को आपको एक एक करके याद रखना है। सबसे पहला घटना हो गया 1688 में इंग्लैंड इस्टेब्लिश हुआ एज अ नेशन स्टेट, यानी एक कंट्री के रूप में इंग्लैंड 1688 में इस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद इंग्लिश पार्लियामेंट सीज द पावर फ्रॉम मोनार्की। मोनार्की से पावर खींच लिया गया इंग्लिश पार्लियामेंट ने मोनार्की से सारा पावर ले लिए। उसके बाद एक्ट ऑफ यूनियन 1707 बना, जिससे यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना। यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन कब बना और किस तरह से बना उसको आपको याद रखना। वो बना था 1707 में बाय द एक्ट ऑफ यूनियन। ठीक है, 1801 में आयरलैंड को फोर्सफुली टेकन बाय द ब्रिटिश आफ्टर द फेल्ड रिवॉल्यूशन। ब्रिटिश ने आयरलैंड को ले लिया था 1801 में। तो ये सारे पॉइंट वाइज बस आपको याद रखना है, ज़्यादा उसमें कंसेप्ट्स की आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है। ठीक है, अ ब्रिटिश नेशन वॉज फाउंडेड थ्रू द प्रोपोगेशन ऑफ अ डोमिनेट इंग्लिश कल्चर। ब्रिटिश नेशन का मेन जो डोमिनेंसी क्या था कि उन्होंने चाहा कि इंग्लिश कल्चर को और भी आगे बढ़ाए। तो ब्रिटिश स्टेट उसी तरह से काम कर रहा था कि इंग्लिश को और बढ़ावा दे, और आज भी देख रहे हैं कि इंग्लिश की कितना ज़्यादा डिमांड बढ़ चुकी है। उसके बाद आते हैं विजुअलाइजिंग द नेशन। नेशन को किस तरह से विजुअलाइज किया गया? तो नेशन को विजुअलाइज करने के लिए अलग अलग आर्टिस्ट अलग अलग तरह से किए। तो लेकिन बेसिकली आर्टिस्ट ने किया क्या? फीमेल फिगर को चुने और उसके द्वारा अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते थे। फीमेल फिगर्स जो थी वो पोर्ट्रेज करती थी आइडिया को, लिबर्टी का, जस्टिस का, रिपब्लिक का। ठीक है, इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके आता है कि लिबर्टी किस तरह से एक्सप्रेस किया गया। तो लिबर्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए रेड कैप का इस्तेमाल किया गया, ये आपको याद रखना है। और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि जो जस्टिस है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या किया गया? ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल्स। ये आप देखेंगे होंगे इंडिया में भी, जो हमारे जस्टिस होते हैं यानी जो हमारे कोर्ट होते हैं उसमें एक लेडी होती है जो अपने दोनों हाथों में एक तराजू पकड़े हुए होती है, ब्लाइंड फोल्डेड, आँखों में पट्टी बांधे हुए। वही जस्टिस का प्रतीक माना गया जो आज भी चल रहा है। और लिबर्टी के लिए रेड कैप या फिर ब्रोकन चेन, ये आपको दिखाया गया। तो इसको एक एक मार्क्स के क्वेश्चन में आपको आते हैं। उसके बाद आते हैं नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म। नेशनलिज्म किस तरह से और इम्पेरियलिज्म किस तरह से दोनों एक दूसरे में जुड़े हुए उसको देखते हैं। आफ्टर 1871 मोस्ट टेंस्ड एरिया वॉज कॉल्ड बाल्कन्स। बाल्कन्स को सबसे ज़्यादा टेंस्ड एरिया कहा गया। उस एरिया में कौन कौन थे? रोमानिया थे, बल्गेरिया थे, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, इस तरह के जो भी कंट्रीज़ थे वे उसी के अंदर आते थे, बाल्कन्स में आते थे। ठीक है, ऑटोमन एम्पायर जो थे वे बाल्कन रीजन को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव बना दिए, क्योंकि वहाँ पर टेंस्ड एरिया था तो हमेशा कन्फ्लिक्ट्स होते रहता था। तो कन्फ्लिक्ट्स होने की वजह से वहाँ के लोगों में और भी ज़्यादा भावना आई लड़ने की। तो धीरे धीरे वे लोग अपने आप को स्ट्रेंथ बना लिए और अपने आप को मजबूत बना लिए। ठीक है, इन 1914 यूरोप वॉज डिजास्टर्ड बिकॉज ऑफ नेशनलिज्म अलाइंड विथ इम्पेरियलिज्म। 1914 में यूरोप बहुत ही तरह से बिखर गया था। किस वजह से? क्योंकि वो नेशनलिज्म और
इम्पेरियलिज्म दोनों एक साथ जुड़ गया था। जुड़ने की वजह से प्रॉब्लम हो गया और वहाँ पर यूरोप बहुत ही बुरी तरह से बिखर गया था और एंटी इम्पेरियल मूवमेंट था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। क्योंकि देखिए जो इम्पेरियल जो मूवमेंट है यानी कि जो राजा का शासन है वो किसी को पसंद नहीं है, तो इसीलिए एंटी इम्पेरियल मूवमेंट धीरे धीरे बढ़ने लगा और अलग अलग इंडिपेंडेंट नेशंस की तरह वे लोग लड़ने लगे। वे लोग चाहते थे कि मेरा अपना अपना पर्सनल जो कंट्री है वो अलग अलग हो जाए। तो ये सब वहाँ पर देखने को मिला, लेकिन इसमें जो यूनिवर्सल जो एक्सेप्टेड था वो क्या था, नेशन स्टेट। नेशन स्टेट का जो कंसेप्ट है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड था, हर जगह इसको एक्सेप्ट किया जा रहा था, हर जगह इसको माना जा रहा था। तो दोस्तों इसी के साथ आपका यह चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर सचमुच में अगर आपको समझ में आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट में आप बताइए कि आपको कुछ और चेंजेस लाने हैं तो नेक्स्ट वीडियोज़ में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।